जय हिंद साथियों, आप सभी दोस्तों का एसडीए वाला परिवार पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों यूपी पुलिस एसआई के लिए हमारे द्वारा एक मॉक टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है दोस्तों, जो कि जीके एंड जीएस की है। दोस्तों आज इसकी हमारी चौथी क्लास है। कौन सी चौथी क्लास है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चनों को लेकर हम जो पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं उसको लेकर चल रहे हैं। तो दोस्तों जो भी भाई हमारे चैनल से नहीं जुड़ा हो वो अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे क्या है कि जो भी हमारी क्लास अपलोड होगी उसकी सूचना आप सभी को मिल जाएगी। तो दोस्तों हम बात करते हैं, सबसे हमारा पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? मोहनजोदड़ो था, लोथल था, कालीबंगा था, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। दोस्तों वर्तमान में लोथल गुजरात में है। कहां पर है दोस्तों? गुजरात। ठीक है दोस्तों, यहीं पे बात कर लेते हैं। दोस्तों यह सबसे पुराना ज्ञात बंदरगाहों में से एक बंदरगाह माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का। कहां पर है दोस्तों? लोथल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस क्लास को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट कर बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? कलिंग युद्ध के बाद, पानीपत युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों मैं यहीं पे बात कर लेता हूं, यह युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व हुआ था लगभग। ठीक है दोस्तों, किस किस के बीच हुआ था? तो दोस्तों यह कलिंग के राजा और अशोक के मध्य हुआ था। इसमें अशोक की जीत हुई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से हम बात करते हैं कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किन किन के बीच लड़ी गई थी? मराठा अंग्रेजों के बीच, मराठा अफगानों के बीच, अंग्रेज अफगानों के बीच, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। कौन सा? सेकंड बिल्कुल सही है। दोस्तों जो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो लड़ी गई थी वो मराठा और अफगानों के बीच लड़ी गई थी। अफगानों का मतलब अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़ी गई थी। ठीक है दोस्तों, कब लड़ी गई थी? 14 जनवरी 1761 में लड़ी गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें मराठाओं की हार हुई थी, अहमद शाह अब्दाली जीता था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी? तो दोस्तों 1943 में, 1945 में, 1956 में, या 1940 में? ठीक है दोस्तों, तो जो आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी वो 1943 में की थी। कब की थी? 1943 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, यहीं पे थोड़ी सी हम बता देते हैं कि आजाद हिंद फौज की स्थापना सन 1942 में रास बिहारी बोस ने की थी। वैसे मूल रूप से रास बिहारी बोस ने की थी। कब की थी? 1942 में की थी। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने इसे 1943 में, कब? 1943 में इसे पुनः जीवित किया था, यानी इसमें संचार किया था, इसे आगे बढ़ाया था आजाद हिंद फौज को। तो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी? दोस्तों 1943 में की थी। दोस्तों आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च कमांडर कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है दोस्तों, कहां पर की थी? सिंगापुर में की थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, या समझौता एक्सप्रेस? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों जो विवेक एक्सप्रेस है वो भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। ठीक है दोस्तों, यह असम से तमिलनाडु तक जाती है। असम से भी पूछ ले तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। तो दोस्तों इसमें जो दूरी तय करने का जो समय लगता है वो काफ़ी समय लगता है। ठीक है दोस्तों, तो यह भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। कौन सी? विवेक एक्सप्रेस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकालीन प्रावधान किए गए? अनुच्छेद 324 से 360, 300 से 352, 356 से 360, या 352 से 360 तक? तो दोस्तों जो आपातकालीन का प्रावधान किया गया है वो 352 से 360 तक के बीच किया गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों भारत में 3 प्रकार के आपातकालीन, एक तो आपातकालीन प्रावधान किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, वित्तीय आपात के बारे में, राष्ट्रपति शासन के बारे में, और जो भी बाहरी युद्ध या उसके समय आपातकाल जो लगता है उसके बारे में उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों भारत में वित्तीय आपातकाल एक भी बार नहीं लगा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष, राष्ट्रपति, या प्रधानमंत्री? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। लोकसभा का अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। अगर अनुच्छेद भी पूछ लेता है कभी कभी, अनुच्छेद 108 के तहत। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन दिया गया है? अनुच्छेद 395, 368, 352 या 280? तो दोस्तों अगर भारतीय संविधान में कोई भी संशोधन होगा तो उसमें किस अनुच्छेद का प्रयोग किया जाएगा? अनुच्छेद 368 का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीरीज को आप अधिक से अधिक शेयर करें। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है,
राष्ट्रपति करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है या राज्यों का मुख्यमंत्री करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। जो राज्यों के राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो भारत का राष्ट्रपति करता है। दोस्तों यहीं पे एक और बता देता हूँ कि एक राज्यपाल अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। जब हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो वहाँ पे राज्यपाल के बारे में पूरी चीज़ें बताएंगे। दोस्तों बहुत जल्दी हम टॉपिक वाइज भी क्लास लेकर आ रहे हैं आपके लिए। सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों यहीं पे एक और क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मत नहीं करता, ठीक है, इसमें मत नहीं करता। तो दोस्तों दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य या राज्यों की विधान परिषद के सदस्य या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों जो विधान परिषद होती है ना, उनके सदस्य इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, ठीक है दोस्तों। इन्हें हम एमएलसी बोलते हैं, एमएलसी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता? राज्यों की विधान परिषद के सदस्य। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं कि नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 150, 148, 168 या 256? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। 148 में नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक का उल्लेख मिलता है। दोस्तों अगर इसका उल्लेख करें कि कहाँ किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक मिलता है, तो 148 से 151 तक नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक के बारे में बताया गया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, 1890 में, 1905 में या 1911 में? तो दोस्तों जो कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी वो 1885 में हुई थी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं कि मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने का कार्य किसका है? नीति आयोग का है, भारतीय रिजर्व बैंक का है, वित्त मंत्रालय का है या सेबी का है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अगर यहीं पे पूछ लेते हैं कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल सन 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपके लिए परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन अधिकतर पूछे गए हैं। तो दोस्तों डीएनए की दोहरी कुंडली की संरचना की खोज किसने की थी? न्यूटन ने की थी, वाटसन या क्रिक ने की थी, बोहर ने की थी या डार्विन ने की थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। वाटसन और क्रिक ने डीएनए की दोहरी कुंडली की संरचना की थी। कब की थी दोस्तों? 1953 में। कब की थी? 1953 में। 1962 में इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। पूछ लेता है कि वाटसन और क्रिक को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो डीएनए की दोहरी कुंडली के लिए। कब मिला था? 1962 में मिला था। नेक्स्ट बात करते हैं, नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद, घनानंद, बिंदुसार, अजातशत्रु? तो दोस्तों इसका जो संस्थापक था वो महापद्मानंद था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों इसने जो इसकी स्थापना की थी 345 ईसा पूर्व। कब की थी दोस्तों? साफ लिख देता हूं, 345 ईसा पूर्व इसने नंद वंश की स्थापना की थी। किसने की थी? महापद्मानंद ने। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी और किन के बीच हुई थी? 1757 में सुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच हुई थी। 1765 में शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुई थी। 1756 में मीर जाफर और डलहौजी के बीच हुई थी। 1775 में हैदराबाद और अंग्रेजों के बीच हुई थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। शाह आलम द्वितीय, किसके बीच? शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच इलाहाबाद संधि हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1765 में हुई थी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, यह क्वेश्चन के बारे में मैं क्या कहूं, यह क्वेश्चन प्रत्येक परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है, बच्चे इसे गलत करे आते हैं। तो दोस्तों आज इसका थोड़ा सा हम संक्षिप्त में बताएंगे क्या क्या प्रक्रिया हुई कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 44 में या 73 में या मूल संविधान में पहले से था यह शब्द। तो दोस्तों समाजवादी शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। किसके द्वारा? 1976 के द्वारा जोड़ा गया। दोस्तों प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया था। कब किया गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। क्या क्या किया गया? 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इन 3 शब्दों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। दोस्तों इसे हम लघु संविधान भी कहते हैं इस संविधान संशोधन के, ठीक है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना को ठीक से पढ़ लें क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? तो दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ने।
शुरू किसने कराया, निर्माण किसने शुरू कराया? तो दोस्तों रजिया सुल्तान ने, मोहम्मद गौरी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो दोस्तों जो कुतुब मीनार का जो निर्माण शुरू कराया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। राइट आंसर ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। दोस्तों यह सबसे ऊंची मीनार भी कहलाई जाती है, जिस सूफी संत बख्तियार खिलजी की याद में इस कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। इस शब्द को किसने कहा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, के एम मुंशी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने या के टी साहा ने? तो दोस्तों इस शब्द को कहा था के टी साहा ने। ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? औरंगजेब ने, अकबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने? तो राइट आंसर ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। इस धर्म की स्थापना अकबर ने की थी। किसने की थी दोस्तों? अकबर ने की थी। कब की थी? इसके बारे में जानकारी आपको देनी है, कमेंट करके बताना है कि, क्योंकि दोस्तों आपको भी पता होना चाहिए इस धर्म को कब अपनाया गया था। मैं इसका कमेंट में बिल्कुल आपको आंसर अवश्य दूंगा। पहले आप बताओगे, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा। ठीक है, यहाँ से सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। इस सीरीज को अधिक से अधिक शेयर कर देते हैं। दोस्तों मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि इस धर्म की स्थापना 1582 में की गई थी। कब की गई थी? 1582 में। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 में की थी। ठीक है दोस्तों, कमेंट में आपको भी बताना है एक बार और, कि आपको भी पता चल जाए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। ताशकंद समझौता किस पर हस्ताक्षर किए थे? जो ताशकंद समझौता हुआ था उस पर किसने हस्ताक्षर किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, इंदिरा गांधी ने या मुरारी देसाई ने? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। कब हुआ था? 1966 में हुआ था। उस समय वह देश के प्रधानमंत्री थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1905 में, 1906 में, 1911 में, 1920 में? तो दोस्तों जो मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में, कब? 1906 में। कहां पर हुई थी दोस्तों? ढाका में। इस समय बांग्लादेश है। ठीक है दोस्तों, तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब की थी? 1906 में। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों चंदावर का युद्ध निम्नलिखित में से किस किस के बीच हुआ था? जयचंद और महमूद गजनबी, जयचंद मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज तृतीय व महमूद गजनबी, पृथ्वीराज तृतीय व मोहम्मद गौरी? तो दोस्तों इस युद्ध को मोहम्मद गौरी, इसका राइट आंसर मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच लड़ा गया था। किसके बीच? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, चंदावर का युद्ध जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था 1194 ईस्वी में। कब? 1194 ईस्वी में। इसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। तो आप इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको हमारी क्लास कैसी लगी। महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? प्रथम सम्मेलन में, द्वितीय सम्मेलन में, तृतीय सम्मेलन में या किसी भी में भी नहीं? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने दूसरे सम्मेलन में, द्वितीय सम्मेलन में भाग लिया था। गोलमेज सम्मेलन में किसकी ओर से गए थे? कांग्रेस पार्टी की ओर से गए थे। ठीक है दोस्तों, आपको कमेंट में बताना है ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। लोकसभा में वर्तमान में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 545, 543, 550, 552? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। तो दोस्तों 550, क्योंकि दोस्तों पहले थी 552। भारतीय संविधान के 104वां संविधान संशोधन किया गया 2019 में। किसमें? 2019 में। कब से लागू किया गया? 2020 से। दोस्तों इसके द्वारा जो 2 सदस्य आंग्ल भारतीय थे ना, 2 सदस्य, उनको हटा दिया गया। तो उसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी बची? 550। दोस्तों अब वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? 545 से हटाकर 543। तो दोस्तों सीरीज के लिए आपका 25 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं सीरीज को लगातार लेकर चलूंगा, आपके लिए सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यूपीएसआई के लिए जो भी आप बुक लेना चाहते हो वो आप ले सकते हो। मैंने यूपीएसआई की बुक को लेकर एक अभी अपने चैनल पर क्लास डाली हुई है। उन बुकों को अगर आप लोगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। तो दोस्तों जिस किसी भाई को अगर इस प्रत्येक क्लास की पीडीएफ लेना चाहता है तो वो एचडीए वाला टेलीग्राम चैनल पर जाए, वहाँ से आपको इसकी क्लास मिल जाएगी। ठीक है, पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अधिक से अधिक इस हमारी क्लास को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।